आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज मंडे है, स्टार्टिंग ऑफ वीक है। और जैसे कि हम सब की नज़रें थी, जैसे कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही कहा कि हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि आफ्टर पीस टॉक जो है वो एक हो सकता है बड़ा एक अच्छी रैली और एक अच्छा मोमेंटम हम मार्केट में देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीस टॉक जो है उसमें कोई मामला तय नहीं पा सकें, वो जो है और सब ऐसे ही वापस चले गए मार्केट ने। और फिर उसी चीज़ के ऊपर फिर कुछ स्टेटमेंट भी आई स्टेट ऑफ होमस के हवाले से कि वहाँ पे जो है अमेरिका अपनी अपनी नाकाबंदी करने वाला है। तो ये सारी स्टेटमेंट और फिर जो है ऑयल की प्राइसेस ऑब्वियसली जो कि डाउन हुई थी, उसने भी एक जंप अप लिया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है आज मार्केट में हमने एक और दफ़ा, मैं तो अब शायद गिनती भी भूल गई हूँ कि कितनी दफ़ा जो है हम ये 5,000 6,000 माइनस पॉइंट्स जो है मार्केट को देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये एक हमारी रेगुलर मतलब एक रूटीन हो गई है। ऑब्वियसली डाउन थी मार्केट। और इस सारी सिनेरियो के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन यही थी। फर्दर आगे क्या लगता है, क्या मार्केट का स्टांस रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट जो है सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है, स्टेटमेंट के ऊपर चल रही है और ऑयल प्राइसेस के ऊपर चल रही है। देखते हैं आगे क्या फर्दर स्टांस रहता है और ये सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, फैसल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के। और जो है उनसे हम पूछते हैं बड़े मज़े की उनकी जो है एनालिसिस होती है और बड़ी जो है इंफॉर्मेटिव होती है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आगे फर्दर क्या स्टांस रहता है। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम आपका सर। प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी बड़ा अच्छा है और थैंक यू। इंशाल्लाह जो है वो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम और वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। और सर क्या कहेंगे आज की मार्केट को देखकर, और जो फैसला था, हमें इंतज़ार था, हम फ्राइडे को बहुत पुरुमीद थे और मार्केट ने वो कहते हैं ना, जंग बंदी के बाद मार्केट ने बड़ा अच्छा मोमेंटम शो किया। आई एम श्योर 3 दिन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा मार्केट को। मंडे से भी हम बड़े पुरुमीद थे, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात हुए ही नहीं। आज की मार्केट का क्या व्यू है, क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर हम इस तरह देखें, अप्रैल तो पॉजिटिव माशाल्लाह से है ही हम्म। हमारा जो, लेकिन बीच में ये करेक्शन भी, आप अगर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ऊपर बहुत नीचे। हम्म। जिस तरह आपको पर उम्मीद हो गई थी, सब पर उम्मीद हो गए होंगे यकीनन, इसकी जो अचानक वाली रैली थी वो उसका पैटर्न वही था जो पाक ईरान पाक इंडिया वॉर के सेटल होने के बाद मई में हुआ था। वहां पे भी आप देखें तो जो सही मोमेंटम बना था वहां के 15-20 दिन बाद बना था। ऑल्दो वो एक दफा 10,000 पॉइंट बढ़ी थी, 1,07,000 से 17 हो गई, और फिर हम्म। वहां पे कुछ टाइम तक इसी तरह का पैटर्न था। लेकिन जब इन्वेस्टर इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम से आए ना, तो इसका मतलब अपेरेंटली ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो जो जिन लोगों को पता है वो लोग एक्शन करते हैं। तो अपेरेंटली जो इतने वॉल्यूम और इतनी इस तरफ से इतनी तेजी से मार्केट में आना पैसे हम्म। का,
हाँ बिल्कुल वही पैटर्न था जो इंडिया वाला था, इंडिया के वॉर के टाइम का। बिल्कुल तो हाँ। बुलिश होना कोई गलत बात नहीं है, और मंथ टू डेट हम हैं भी बहुत अच्छा, अप्रैल चल रहा है। अगर हम फरवरी और मार्च की निस्बत देखें तो एक बड़ा रिलीफ है, और तकरीबन वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी के मिड में पहुंच गए थे हम लोग। और हम्म अब हम तकरीबन उसी लेवल पे दोबारा से खड़े हुए हैं, लेकिन सारी रिकवरी अभी रिसेंट ही हुई है और एक ही दिन में हुई है। ये मार्केट का मसला है कि वो मौका नहीं देती फिर दोबारा से। आज अपेरेंटली वॉलेटिलिटी को मैंने पिछली दफा भी कहा था, थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क को, बल्कि वॉलेटिलिटी को कहते ही रिस्क है, यानी कि मार्केट का बहुत ज्यादा बढ़ना या बहुत ज्यादा गिरना ही रिस्क कहलाता है। तो रिस्क तो ज्यादा हुआ है, इससे तो कोई किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि इस वक्त नॉर्मल मार्केट है। हम्म एक बयान जो है मार्केट को किसी तरह मूव कर देता है, और नॉर्मल कब होगी? अभी जो हमारी अंदाजा है, अगर मार्केट 170 क्रॉस करती है तो हाँ, फिर एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा मार्केट में। लेकिन जब तक ये 170 क्रॉस नहीं करके खड़ी होती है, जब तक ये इसी तरह वॉलेटाइल मार्केट ही रहेगी। और लेकिन उम्मीद बहुत करीब ले आई थी, 166 तो हो गया था, ऐसे ही। और थोड़ा सा ही था, एक ही दिन लगता। और तो जो लोग रिस्क को कम रखना चाहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अभी काम ना करें, और जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते हैं। लेकिन देखें, मार्केट इस वक्त 4% प्लस 4% माइनस वाली ही है। हम्म तो सर अभी जैसे 45 तक का लो मार्केट ने लिया था, और उसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि हम बस थोड़ा सा करीब ही पहुंचे थे, तो जो 170 के पास के बाद फिर बुलिश होगा, तो वो बुलिश कैसे होगा? अगर फिर कोई स्टेटमेंट आ गई, या फिर कोई जो है ऑयल की प्राइस ने जो है वो जंप मार लिया, तो वो फिर हम वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। तो ये सिलसिला तो मेरे ख्याल में अभी मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, तो हम लोग, अगर ऑर्डिनरी लोग जो है वो छोटा इन्वेस्टर अगर ये देख रहा है कि हम्म हमें रिस्क है, तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो हमसे ज्यादा देख रहा होगा। सही। और 170 क्रॉस कराने के लिए और स्टे करने के लिए उस सिग्निफिकेंट इनफ्लो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए। वो हम्म कैश फ्लो का मतलब यही है कि मार्केट बेहतर हो गई है। तो जब इतना कैश लगेगा मार्केट में, इतने पैसे आएंगे, तो मार्केट में तो फिर बेहतर होना ही है। तो 170 प्लस एक आम इंडिकेटर, आम जबान में मैं बता रहा हूँ, लेकिन पीछे इसकी वर्किंग्स है हमारी। तो अच्छा। वर्किंग्स में हम लोग जो इस तरह मोमेंटम को देखते हैं, वो हम जो है वो, जैसे मैंने पहले भी एक दफा अपना एक अंदाजा बताया था कि लास्ट ब्रेक अगर 169 से नीचे हुआ तो हमारी मार्केट खराब हो जाएगी। तो हाँ। अब वही तकरीबन वही लेवल दोबारा है, और अगर वही लेवल हम अप पे क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हम दोबारा एक मोमेंटम पे आ जाएंगे। क्वालिटी, ये वाली आपकी वाली बात देखें, उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कुछ दिन मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर 3-4% मूवमेंट नहीं होती है तो फिर ठीक है मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर जो है वो इतनी सारी मूवमेंट होती रहती है जैसे अभी हम्म आजकल हो रही है, तो फिर मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, ठीक सही, है, दो बिल्कुल। हम्म कुछ लोग कैश लेके बैठे हुए हैं, वो लोग हाँ, बाइंग कर लें आहिस्ता आहिस्ता करके, कोई बुरी बात नहीं है। नीचे के लिए क्वेश्चन रखें और सही। करते रहें बाइंग, 10-15% अभी कर लें, फिर नीचे 146 अगर ब्रेक होता है तो फिर 146 के करीब 10-15-20% और कर लें। 146 ब्रेक होता है तो फिर बाकी 40-50% उसके लिए रखें। तो जिनके पास कैश है उनको कुछ पोजीशन स्लोली बिल्ड करनी चाहिए। आज भी एक अच्छा मौका मार्केट ने दिया है, कल हो सकता है दोबारा कुछ मौका दे। तो पैसा तो मार्केट में आने के लिए बाहर अपेरेंटली बेताब खड़ा है। और जो हमने देखा है अभी रिकवरी में, तो हम्म पैटर्न तो वही था कि ये एक दफा हमें न्यूज आई और मार्केट 190 क्रॉस कर जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके भी सवाल ले लेते हैं। जी अफजाल साहब, अपने सवाल कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू जितना दिया। दूसरा सर ये पूछना था कि अब जैसे हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस में इतनी ज़्यादा स्पाइक आई है, तो ये जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिनके अभी एग्रीमेंट इंटैक्ट हैं, या
एक बहुत बड़ा प्लेयर है के इलेक्ट्रिक, इनके आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अल्टीमेटली इन्हें भी फिर बिजली की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और उससे फिर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होगा बाकी चीज़ों के ऊपर। एंड आल्सो सर इसमें ये भी बताइएगा कि फिर जो गैस प्राइसेस हैं, क्या उस पे भी फर्दर ऑन इसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो स्वीट नदरन के हैं, कि अगर उनकी जी, भी इसी तरह हाई हो गए? थैंक यू सर। आपके तीन सवाल हैं। एक है कि जो नॉर्मल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं और पावर जनरेशन जो कंपनीज हैं, उनका उनके लिए क्या सिचुएशन होगी इस वक्त। देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि अभी तो जो फर्नेस ऑयल है उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल का यूज अलाउ नहीं था। और थोड़ा दिन पहले ये सिचुएशन थी कि फर्नेस ऑयल इतना ही एक्सपेंसिव हो गया था जितनी गैस थी, RLNG। तो RLNG क्योंकि मिल नहीं रही, तो हमें लगता था कि गवर्नमेंट अलाउ कर देगी फर्नेस ऑयल से मैंने बनाना बिजली, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त तक आप ये देखें कहीं ना कहीं से तो पूरी हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल नहीं हुआ है अभी तक। तो सोलर से भी हो रही है, और जो बाकी जो बिजली हमारे पावर प्लांट्स थे इसके न्यूक्लियर वाले, वो इनसे भी हो रही है, और बाकी मेरे ख्याल से फर्नेस ऑयल से भी हो रही है। तो कैपको जैसे है और इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं, तीन चार है मेरे ख्याल से जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट अभी कैंसिल नहीं हुआ है। कैपको का लिमिटेड कैंसिल हुआ है, लेकिन बाकी है उसका, मतलब एक एक पॉइंट तक है। लेकिन तीन चार प्लांट्स हैं वो चल सकते हैं, चल रहे होंगे। मुझे उसका अभी सही आइडिया नहीं है, वो रिजल्ट्स आएंगे तो सही पता चलेगा। तो ये प्लांट्स तो फर्नेस ऑयल से अगर बना रहे हैं तो सबके लिए फायदा है, इंक्लूडिंग रिफाइनरीज के लिए, कि उनको अच्छी प्राइस पाकिस्तान में मिल जाएगी, और बजाय इसके कि उनको एक्सपोर्ट करना पड़े सस्ता डिस्काउंट पे। तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, ये आपका सवाल था कि इलेक्ट्रिक का, कि इलेक्ट्रिक के इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जो जो मेनली था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, वो हो गए। CEO आ गए उनके नए। तो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी न्यूज़ कोई ना कोई आ सकती है कि इलेक्ट्रिक की तरफ। अब जो है वो टैरिफ, जो उनके मामला, जो लॉन्ग टर्म टैरिफ पर पहले कैंसिल कर दिया था, उस पे न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए कि अब वो किस तरफ जा रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म टैरिफ उनकी कोई अच्छी न्यूज आ जाती है लॉन्ग टर्म टैरिफ पे, तो मेरे ख्याल से तो अभी वो लीगली वो कहाँ खड़े हैं ये मैं बिल्कुल सही अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन आ, उसको देखना चाहिए कि वो उधर कहाँ खड़े हैं, उनके इलेक्ट्रिक में लॉन्ग टर्म टैरिफ में कहाँ खड़े हैं। फिर आपको बताया उनके अकाउंट्स आ जाएंगे। 2024 के अकाउंट्स रुके हुए थे, 2025 के अकाउंट्स नहीं आए हुए, तो के इलेक्ट्रिक में मोमेंटम बन सकता है। लेकिन इसको यही न्यूज को ये देखना चाहिए कि और क्लैरिटी कहाँ थी। तो जो एक बहुत बड़ा मसला था वो तो रिजॉल्व हो गया है। आपको पता है, दो शेयर होल्डर्स के अंदर जो है वो लड़ाई चल रही थी, अल-जमाया ग्रुप और इसमें। तो अब अल-जमाया ग्रुप तो साइड पे हो गया है मेरे ख्याल से, और जो चिश्ती ग्रुप था वो आगे हैं आगे। तो उनके ही बोर्ड इलेक्ट हो गया है, तो मेरे ख्याल से अब वो वाला मसला तो रिजॉल्व हो गया है। तो अब और बाकी आपका SSEC SNGP पे सवाल है। देखिए, SSEC और SNGP को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस प्राइस क्या है। और SNGP का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसको एक बेनिफिट ये है कि उसको जो RLNG है वो आ, उसको उसके नेटवर्क में नहीं जा रही है RLNG, और उसके ज्यादातर जो पैसे फंसते हैं ना वो RLNG से फंसते हैं। मतलब जितनी महंगी RLNG ली जाती है और वो आगे उसको रिकवरी होती नहीं है। आपको पता है, ओगरा तो एक एवरेज टैरिफ दे देता है ना, 1800 रुपये पर MMBTU। अब वो 1800 रुपये मुख्तलिफ कस्टमर्स का एवरेज बना लेते हैं कि इस कस्टमर को इतने, इसको इतने, ये इतना यूज करेगा, 1800 आ जाएंगे। जो डिफरेंस होता है वो ओगरा से रिसीवेबल वगैरह होता है। तो जो हमारे, अगर कॉस्ट कम होगी तो इसका कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा SNGP का। और SNGP एक बड़ा डिविडेंड प्लेयर हुआ करता था, अगर कैश फ्लो बेहतर होगा तो शायद ये दोबारा डिविडेंड की साइड पे अच्छा वो आ जाए। तो RLNG का अवेलेबल ना होना SNGP के लिए इस तरह पॉजिटिव है। SSGC का मसला ये है कि SSGC में RLNG की एक फिक्स इनकम देता था,
उसके साथ अब ये प्रॉब्लम है कि वो फिक्स्ड इनकम जितने मंथ ही RLNG सप्लाई नहीं होगी उसकी वो इनकम बंद रहेगी। तो ये उसके साथ है इशू। अब देखें वो क्या उसके तकरीबन शायद लास्ट अकाउंट्स में 15 बिलियन की इनकम थी उसकी। आ, उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी थे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सपेंसेस ज्यादातर फिक्स नेचर के थे। तो वो जो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो उसकी वजह से नेट इनकम उसकी 8 बिलियन के करीब थी। तो ये इनकम ना होना भी एक शायद SSGC के लिए इतनी अच्छी खबर ना हो। तो लेकिन बहरहाल आ, ये है सिचुएशन। SSGC के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि अफगानिस्तान वाले हालात हमारे बेहतर हो जाएं, बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, तो SSGC के लॉसेस वहां से कम हो सकते हैं। तो वहां उसकी सिल्वर लाइनिंग। ठीक है। और इसमें कोई चीज लिस्ट तो नहीं कर दी मैंने? सही। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। जी उस्मान तरीन अपना सवाल करें। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं, अभी हम जैसे थोड़े से सीज फायर के बाद जो है लाइक थोड़ा सा एक जो है मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, तो अब हम यही सोच रहे थे कि अब आने वाली जो पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट में भी अब शायद वो बढ़े नहीं, क्योंकि यही स्टांस हो रहा था कि मे बी वो अप हो जाए। तो अब क्या लग रहा है कि जो अब पॉलिसी आएगी, क्योंकि ये तो सेटल कहीं पे हुआ ही नहीं, और आई गेस अभी इतना नियर टर्म में कुछ ऐसी हमें न्यूज़ लगती भी नहीं है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट में? देखिए, पहले इंटरेस्ट रेट के लिए इन्फ्लेशन जरूरी होती है ना। अब हम्म। इन्फ्लेशन में अगर हम ये देखें तो हमें अपेरेंटली अगर वॉर रुक जाती, आप हाँ। आजकल में कुछ दिन में रुक जाती है वॉर, हाँ। तो हम जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन में हम लोग जून में जो खड़े होंगे तकरीबन 11.5% पे खड़े होंगे अगर हम्म। वॉर रुक जाती है। अगर वॉर नहीं रुकती है तो हम तकरीबन 13-14% पे खड़े होंगे। तो जून में 14% पे होना होने का मतलब है कि डायरेक्टली इसका ताल्लुक ये नहीं है कि हम लोग देखेंगे कि स्टेट बैंक एक्शन ले लेगा, लेकिन मार्केट को एक फियर जरूर लगा रहेगा। क्योंकि तो वॉर रुकना जरूरी है। 11.5% अगर इन्फ्लेशन है तो स्टेट बैंक कुछ नहीं करेगा। यानी कि वॉर रुक जाती है और इन्फ्लेशन खुद ही या अभी तक के जो इम्पैक्ट है वो लेके 11.5 तक चली जाएगी, तो भी स्टेट बैंक उस पर कोई एक्शन नहीं करेगा। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका होता है उसको असर में आने में टाइम लगता है। तो वो 3-3 महीने बाद उसका असर आता है। ऐसे। तो स्टेट बैंक इसलिए कोई एक्शन नहीं करेगा कि जब तक असर आएगा जब तक ये हालात वैसे ही चेंज हो चुके होंगे। तो हाँ। आ, तो और क्योंकि पेट्रोल वैसे ही महंगा है, इकोनॉमी वैसे ही रुकनी है, और इतनी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव पेट्रोल में किसके पास स्पेंड करने के लिए पैसे होंगे? तो क्या जाहिर है बिजली की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, इससे गैस की प्राइस भी बढ़ सकती है। तो एक ओवरऑल स्लो डाउन तो आ जाएगा। तो फिर स्टेट बैंक क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा के स्लो डाउन और पैदा करेगा? मार्केट ने खुद इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सेकेंडरी मार्केट में आपको पता है लीड 11.25% के करीब है इस वक्त। तो हम्म। अगर हम जियो जारा सुकू का अगर लें तो 11.25 11.5 मिल ही रहा है वहां पे। तो मार्केट ने तो बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट, लेकिन स्टेट बैंक को बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे। सही। जी अफजाल, आपका कोई सवाल रह गया था? जी मैम, थैंक यू। सर ने बात की थी ना RLNG की, तो मैंने कहा कोई क्वेश्चन नहीं करा, तो चले मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ उसका फर्दर। सर अब जो SNGP है वो तो मुसलसल अब जो न्यू कनेक्शन दे रही है वो तो उसके सुई के गैस के दे ही नहीं रही, वो तो सारे जो हैं वो RLNG के दे रही है। तो सर क्या आपको नहीं लगता, और फिर हम ज़्यादातर वो इम्पोर्ट कर रहे हैं कतर से या ये उज़्बेकिस्तान ये अज़रबैजान से, तो सर आपको क्या लगता नहीं है कि इससे फिर इफेक्ट पड़ेगा? और स्पेशली जब हम इंडस्ट्री को देते हैं, ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है हमारा, ये सारा तो सब्सिडाइज गैस पे चलता है। तो सर आपको क्या लगता है क्योंकि ज़ाहिर है उससे फिर गैस की प्राइस बढ़ती है, तो फिर मेजरली तो प्राइस तब बढ़ती है ना। थैंक यू सर। देखिए, पहली बात, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात है ये। मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, SNGP या SSGC दोनों एसेट पे कमाते हैं। तो दोनों का ताल्लुक
कॉस्ट और उससे नहीं है कि कितने का मिल रहा है और कितने का बिकना है, वो उनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए। तो फिक्स्ड रिटर्न उनको मिलता है, उसके बाद जितनी भी कॉस्ट होती है वो ओगरा इन्वेस्ट उसको पास ऑन कर देता है कंज्यूमर को। और जो कंज्यूमर से पैसे आते हैं उसका जो शॉर्टफॉल होता है वो गवर्नमेंट से ये लोग रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो मैं गवर्नमेंट को पेएबल रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगर मेरे पास कम आ गए तो साइकिल को थोड़ा सा दोबारा समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट मैंने मांग ली ओगरा से, ओगरा ने मुझे कहा कि ठीक है आप ये इसके मुताबिक बिलिंग कर दें। मैंने बिलिंग कर दी, जो मेरी कलेक्शन हुई उसके अंदर मैंने देखा कि मुझे अगर कम वसूल हुए हैं पैसे तो मैं गवर्नमेंट से रिसीवेबल खड़ा कर दूंगा, अगर मुझे ज्यादा वसूल हुआ है तो मैं गवर्नमेंट को पेबल खड़ा कर दूंगा। यही सर्कुलर डेट का रीजन है। तो अब आपकी बात, ये पहली बात, सर्कुलर डेट का यही रीजन इसलिए कि अब मुझे पैसे कम मिलते हैं, मैं गवर्नमेंट से रिसीवेबल खड़ा कर देता हूँ, तो सर्कुलर डेट गैस सेक्टर वाला शुरू हो जाता है। दोनों अलग अलग सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर वाला अलग है, बिजली वाला अलग है। आरएलएनजी के अंदर अब चीजें चेंज होंगी, जाहिर है। वो जैसे मैंने कहा आरएलएनजी तो है ही नहीं, तो पहले तो क्योंकि कंज्यूमर से एवरेज पैसे लेने होते थे और मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, और कंज्यूमर अगर मुझे वही एवरेज पैसे दे रहे हैं तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे ना। तो एसएनजीपी को इस महीने तो बड़ा अच्छा कैश फ्लो होगा, प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैश फ्लो तो उसका जबरदस्त होगा, क्योंकि उसको तो पैसे तो वो ही मांग रहा था 1800 रुपए, और कॉस्ट उसकी अभी है नहीं, वो आरएलएनजी तो आ ही नहीं रही, तो उसकी तो कॉस्ट तो उसकी कोई मसला ही नहीं है। तो पैसे जो आएंगे वो उसके पास एक्सेस होगा, वो गवर्नमेंट उसका सर्कुलर डेट इस दफा रिड्यूस होगा, होना चाहिए। तो वो वहां से रिड्यूस होगा तो जाहिर है उसने गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, तो ओजीडीसी पीपीएल वगैरह को देने हैं, तो पूरा सिस्टम जो हमारा गैस वाला सिस्टम है वो इस वक्त फायदे में है। तो पीएसओ ओजीडीसी और ये सब जो है इस सेंस में ये लोग फायदे में हैं। तो अब आपका कोई और सवाल रह गया तो आप बताएं। सही। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, इसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल। चलें, बड़ी अच्छी बात है आपने ये सवाल किया ताकि बाकियों को भी जो है नॉलेज हो गई। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि अभी जैसे आपने इसकी ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हम सीमेंट के बारे में बड़ा हो रहा है कि सीमेंट सेक्टर को बिल्कुल देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि अभी जितनी जंगें हो रही हैं, काम वाम होगा तो सीमेंट की तो बहुत ही ज़रूरत है। गैस की तरफ आप क्या देखते हैं? ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट, क्या इस तरफ कितनी इन्वेस्टमेंट जो है आनी चाहिए? क्योंकि अभी ये भी है कि ईरान से पाइपलाइन भी आ रही है गैस की, उधर से भी आएगा, तो मेरे ख्याल में हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट वगैरह हो ही रही होती हैं। तो इसको अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कैसा है? ठीक है, पहले मैं गैस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। देखिए, गैस सेक्टर के अंदर कंपनीज आती हैं हमारी, ओजीडीसी, पीपीएल, हम्म। हमारी, और और सप्लाई साइड पे ये तीनों आती हैं, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी एसएससीसी, एसएनजीपी। एसएससीसी, एसएनजीपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों का, उनका फिक्स्ड रिटर्न है जो ठीक उनको है। मिल रहा है। उनको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि वो जो नुकसान कर रहे हैं, और जो गैस चोरी का नुकसान है, वो उनको बेयर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसको अनअकाउंटेड फॉर गैस कहते हैं। तो गैस लॉस और चोरी जो जिसमें शामिल है। ओजी पीपीएल को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका सर्कुलर डेट कहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने वाली सिचुएशन इस वक्त इसलिए पैदा हो रही है, एक एक तरफ पैदा हो रही है गैस की तरफ, लेकिन और वो इसीलिए पैदा हो रही है क्योंकि आरएलएनजी सिस्टम में मौजूद नहीं है। ओजीडीसी पीपीएल को एक और फायदा ये हो रहा है कि वो बहुत अरसे से मारी भी, बहुत अरसे से गवर्नमेंट को कह रहे थे कि हमें 10 कार्गोस इंपोर्ट नहीं करने हैं, हमें हर महीने 7 चाहिए। तो क्योंकि सात सात कार्गोस हम इंपोर्ट करें तो हमारे 3 जो है, अब इतनी गैस हो गई कि 3 हम अपनी लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं 3 कार्गोस की। तो गवर्नमेंट को ये मुसीबत थी कि उन्होंने बेचना था उसको जाके, अब तो खैर कतर ने खुद बंद कर दिया तो 7 भी शॉर्ट हो गए। तो पाकिस्तान में इस वक्त 7-8% गैस शॉर्ट है। तो इसकी वजह से हम थोड़ी बहुत लोड शेडिंग देख रहे हैं, लेकिन समझ लें उसका जो इम्पोर्ट हो रहा था उसका 30% हमारी कंपनियों ने पूरा कर दिया है।
तो 30% ये लोग जो है वो उसको खत्म, वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हैं। और इसमें दूसरी जो इसको फायदा है वो यही है कि सेल्स बढ़ेगी इन लोगों की, क्योंकि 30% जो है वो ओजी पीपीएल मारी कोई सेल, उससे फायदा होगा। क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है और सही तो साथ में प्राइस भी बढ़ रही है, तो इस तरह से तो तीनों कंपनीज को फायदा है। सही। और सर अब आखिर में ये मुझे बताएं कि कल की मार्केट कैसी लग रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है कल की मार्केट की? लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे। आप एक चीज ये देखें कि जिस तरह से पैसे का फ्लो एक दिन में आया था 15,000 पॉइंट्स, इसका मतलब हाँ। ये इतना जो बड़ी इन्वेस्टर का फ्लो आया, ये एक दिन के लिए तो नहीं आए थे। तो हम्म। बहरहाल एक एक सिग्नल है कि शायद रिटर्न टू मार्केट होना है किसी टाइम पे। अब हमें यही देखना है कि हमारी मेजर जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कितनी देर तक सस्टेन करते हैं। यानी कि अभी जो मार्केट है आज उसने टेस्ट किया 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो सिग्निफिकेंट जो है वो सिग्निफिकेंट तरीके से उसको क्रॉस कर गया था मार्केट, और अब वो उसको रीटेस्ट कर रहा है। तो आज अगर वो सस्टेन कर जाती है और इसके ऊपर कल एक छोटी सी भी तेजी हो जाती है और हम्म। एक दो दिन और तेजी होती है, तो फिर एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। तो सही। इंडिकेशन यही है कि इतना ज्यादा बुल, इतनी ज्यादा 10% ऑप्टिमिज्म से पैसा आया है तो एक दिन के लिए नहीं आया होगा। और आज तो खैर 6-7 हज़ार पॉइंट की मंदी में निकला भी नहीं होगा वो। सही। तो ये एक इंडिकेशन। लेकिन देखिए, बात वही है कि जब तक 170 नहीं क्रॉस होता, जब तक हाँ। और क्रॉस होके रुकता है एक दो दिन कम से कम, रुके वहां पे, जब तक मार्केट को वो लोग ना देखें जो ट्रेड करते हैं, या जो लोग जो सही। अगर पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं वो ग्रेजुअली जरूर करें। सही। तो सर जो पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, किन सेक्टर्स को देखें, किन स्क्रिप्ट्स को देखें, थोड़ा सा ये भी बता दें। लेकिन गिरा जो है वही फायदा होगा। सारा गिरा इसलिए है कि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे कि यही बात कर रहे थे कि जो स्टॉक्स में फॉल आया है उन्हीं स्टॉक्स में राइज आएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जी। जैसे लकी वगैरह आप देखें किस तरह से फॉल आया था, तो उन्होंने बड़ी तेजी से रिकवर किया है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें देखें कहाँ प्राइसेस कम है, वहां पे आप एंटर हो सकते हैं। और सही। क्योंकि वो गिरे इसलिए कि इंटरेस्ट रेट लोग समझ रहे थे कि बढ़ जाएगा। आप दूसरी तरफ देखें ना कि इंटरेस्ट रेट भी तो बुरी तरह से वॉलेटाइल हुआ हुआ है इस वक्त। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में देखें तो एक दिन यील्ड 11:30 हो जाती है, दूसरे दिन 11 हो जाती है। ऐसे ही। तो मनी मार्केट में इतना यील्ड का मूव होना बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेंज है, मतलब इतनी ज्यादा यील्ड मूवमेंट होती नहीं। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं और आगे की आउटलुक की बात करूं तो देखें, ये सारा जो अभी टाइम है ये आ, थोड़ा सा कॉशियस ही होता है। और असल में जो दोबारा से इंटरेस्ट शुरू होता है वो जुलाई वगैरह से शुरू होता है। और उसका रीजन यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो मेनली यहाँ पे होती है, इस क्वार्टर में होती है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट के पैसों की वो काफी हाई रहती है। तो उस हाई रिक्वायरमेंट की वजह से जो नंबर्स हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं आते फिजिकल साइड पे। तो कोई अच्छा। ना कोई ऐसी र्यूमर्स बनती रहती हैं, फिर बजट भी होता है, और तो प्री बजट रैली जरूर होती है लेकिन फिर वो बराबर बराबर ही हो जाती है। तो अपेरेंटली जो सही मोमेंटम अब बिल्ड होगा वो शायद जुलाई में ही हो। लेकिन जिस तरह से 15,000 पॉइंट की तेजी हुई थी और एक दिन और 10,000 हो गई, तो इसको भी वॉच करना चाहिए कि 170 उससे पहले क्रॉस करके तो खड़ा नहीं हो जाता। हाँ, सही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर फैसल, आपका थैंक यू सो मच। और जितने भी जी जी। पार्टिसिपेंट हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।